आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे से लगातार बारिश की वजह से तबाही जैसे मंजर और तोड़ा 32 साल का रिकॉर्ड। जम्मू में बारिश के पानी की वजह से नदी नाले उफान पर, वही जल भराव के कारण कई घरों में घुसा पानी और हुआ भारी नुकसान। उसी के साथ श्रीनगर के गांदरबल में बादल फटने से मची भारी तबाही। 32 साल के बाद शहरों में ऐसा बारिश का रौद्र रूप देखने को मिला। वही बचाव के कार्य जारी। क्या कहना भैया, हर साल यही प्रॉब्लम आती है हमें। सारा सामान हमारा खराब हो जाता है, सड़ जाता है। हमारे बच्चे हैं, कहाँ जाएं हम, कहाँ छोड़ें? सारा नुकसान हो जाता। बच्चे बड़ी बर्बादी की गवर्नमेंट सारा फैसला नहीं करती है। कितना चिर होया रोंदे नहीं। सारा पुलियां नहर टुटी दी है, सड़ा पानी है। मेरे बच्चे कियां जीना है? कोई जिंदगी बर्बाद है नहीं इंदी है। गवर्नमेंट सारी फैसला करा, को फैसला कराने का सही जा दिया जा पाकिस्तान भेजी। रस्ते नहीं जगह है जम्मू च सारी नहीं है जगह से ही बंद करो। सारा फैसला करो। कोई करने वाला है तो बड़े मंदे हाल ने सारे। देखो पानी है सारा पानी है। कियां जीना इन्हें? कल से लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू की कालका कॉलोनी में गिरे मकान और घर के सामान का हुआ नुकसान। वही इस बारिश की वजह से गांधीनगर एरिया में बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों के घर घुसा पानी और आम जनता हुई परेशान। जी देखिए, आज जो हम कालका कॉलोनी में खड़े हैं, यहाँ पे बारिश के कारण इतना पानी ये नाले में आ चुका है कि यहाँ के घरों की तबाही हो गई है। यहाँ के सारे घर टूट चुके हैं। अभी ये ताज़ा प्रशासन का काम हुआ है। यहाँ पे जो कन्वर्ट बनाई गई है, लेकिन इस कन्वर्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ यहाँ पे। जैसे कि यहाँ के आम लोग जो यहाँ के कह रहे थे कि ये कन्वर्ट अच्छे से बनाई जाए, लेकिन इस पर कोई भी कुताही बरती गई है। और यहाँ पे देखिए ये नतीजा हुआ है। ये पहली बारिश का नतीजा है। अभी आगे तो बरसातें शुरू हुई हैं, तो इसलिए प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जिनका भी ये जितना भी नुकसान हुआ है, हमें उसका हर्जाना चाहिए, हमें उसका कंपनसेशन चाहिए। और इन लोगों को कहीं पे अपना जीने के लिए कुछ अनाज, कुछ जल्द से जल्द कुछ सुविधाएं इनको प्रदान की जाए। 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते हुए बंद। भारी बारिश के कारण पेड़ गिरे सड़कों पर और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग यातायात के लिए बंद। सिर्फ पत्नीटाप, डोडा और किश्तवाड़ जाने वाले मार्ग पर वाहनों को जाने की अनुमति। श्रीनगर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में बादल फटने से और भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों के घर घुसा पानी और हुआ भारी नुकसान। रिटायर्ड मेजर डीपी सिंह, इंडियन फास्ट ब्लेड रनर पहुंचे उधमपुर। शहीद कैप्टन तुषार महाजन को देने श्रद्धांजलि और आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर के विद्यार्थियों के साथ मुलाकात कर सुनाई अपनी वीरगाथा। उधमपुर में हूँ और शहीद कैप्टन तुषार महाजन के मेमोरियल पे मुझे मालार्पण करने का मौका मिला। उनके पेरेंट्स से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिला। तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, बिकॉज यही वो शूरवीर हैं और उधमपुर के निवासियों को गर्व है, पूरे देश को गर्व है ऐसे शूरवीरों के ऊपर, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हम सबको पीस, शांति और आराम से जीने की ज़िंदगी का मौका दिया है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जिस देश को बचाने के लिए, जिस देश की शांति को बचाने के लिए, जिस देश की प्रगति को रखने के लिए इन शहीदों ने अपनी जान तक को कुर्बानी करी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि उस देश की नींव को बचा के रखें, कण कण को बचा के रखें और उसकी प्रगति में जिस भी प्रकार से हम योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें। यही उन शूरवीरों के लिए हमारा समर्पण होगा और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। जम्मू वार्ड नंबर 16 जवाहर नगर में आर्मी की दीवार गिरने से कई घरों में घुसा पानी और मचाई तबाही। भारी मात्रा में घर का सामान पानी की वजह से हुआ खराब और लोग हुए परेशान। वही कुछ लोगों ने मीडिया के माध्यम से प्रशासन से लगाई गुहार के इस ओर भी दे ध्यान। सर, ये सुबह 7 बजे की बात है। ये आर्मी की फेंसिंग है हमारे साथ। ये सुबह 7 बजे इस तरह से हमें आवाज जिस तरह से आई कि कहीं जैसे बम फटता है ना, इस प्रकार की आवाज आई। जैसे ही हम देखने के लिए बाहर आए तो पूरे का पूरा जितना भी आर्मी का पानी था ये हमारे 3-4 घरों के अंदर घुस गया। और सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सिलसिला 3-4 सालों से लगातार चल रहा है। हर एक बार मेरे घर में घुसा, एक बार मेरे पड़ोसी के घर में घुसा, या तीसरे के घर में घुसा। ये सिलसिला बार बार ऐसा चल रहा है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे सोई हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? और इसका मेन कारण सर जो है, ये आर्मी के अंदर जो इनका ड्रेनेज, जो इनका नाला है,
ये सारे का सारा कसूर उस नाले की वजह से है। और हमने कई बार सर अप्रोच किया है लोगों को कि अपने ये ड्रेनेज सिस्टम जो है इसको आप क्लियर कीजिए, लेकिन ये टस के मस भी होते हैं, ना ये एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात सुनती है, ना आर्मी वाले बात सुनते हैं, और जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हमारे 5-7 घरों के अंदर लाखों का नुकसान हो चुका है। उधमपुर राठिया पंचायत के वार्ड नंबर 2 बडेर गांव के लोगों द्वारा पीएमजीएसवाई विभाग के खिलाफ लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। पानी की निकासी न होने के कारण बरसात का सारा पानी लोगों के घरों के अंदर, वही लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लगाई गुहार के इस ओर भी दिया जाए ध्यान और जल्द से जल्द इस समस्या का करे कोई समाधान। कि नाले का जो ऊपर लेंटर डाला हुआ उनको तोड़ के, क्योंकि पीछे से जो गंद आता है वो नालों के अंदर पड़ा हुआ है, नाले साफ नहीं हो रहे हैं, पानी की निकासी है नहीं है। नालों की चौड़ाई जिसकी 10-20 फुट थी वो अब 5-6 फुट रह गई है। नाले का बेड जो है वो ऊपर है, नालियों का बेड नीचे चला गया, पानी की निकासी नहीं है। लोगों को दुकानों के घरों में पानी जा रहा है, लोगों के बहुत नुकसान हो रहा है। स्मार्ट सिटी बननी अच्छी बात है, हम कहते हैं कि स्मार्ट सिटी बननी चाहिए, लोगों को सहूलत मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो पहले वाली जो चीजें हैं उनको तो सुधारा जाए ना। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थन्ना मंडी के निवासी ने आज थन्ना मंडी में पीएचई विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। लोगों का कहना था कि पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही। 2004 में वाटर टैंक के लिए फंड रिलीज किया गया था 80 लाख रुपए, पर वो टैंक अभी भी ऐसे ही डिफंक्ट पड़ा है, जिस वजह से लोगों को पानी न मिलने की वजह से इस गर्मी में करना पड़ रहा है मुश्किलों का सामना। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने मांग की है केंद्र सरकार से इस घोटाले पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें शामिल लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इंसाफ करो, थन्ना मंडी आवाम के साथ इंसाफ करो, थन्ना मंडी आवाम के साथ इंसाफ करो। चंद दिनों से कुछ लोकल जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, मीर साहब और चंद लोग हमारे पास आए थे और वाकया थन्ना मंडी टाउन के अंदर और इसके गुलतन पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी और उसके लिए हमने पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मैटर जो है टेकअप किया और आज काफ़ी लोगों ने जो यहाँ प्रोटेस्ट किया, उसके बाद मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से इनसे बात की और उन्होंने ये एश्योर्ड किया है कि जो हमारा डगवेल है यहाँ उसके लिए एक्सीएन मैकेनिकल को यहाँ भेज रहे हैं और इंशाल्लाह जब वो आएंगे, मैं आप लोगों को एश्योर्ड करता हूँ, जब वो यहाँ आएंगे तो आप लोगों के साथ बैठ के जो मामला हैं उनको हल करवाएंगे। और दूसरा जो सोर्स था, जो मेन टाउन के अच्छे सोर्सेज हैं उनको टेप करके आज शाम तक वो आपको एक वीडियो भी अपलोड करेंगे और ये सारा मामला हल हो जाएगा। देखो, मैं बार बार यही कहता हूँ, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कर चाहता, मैं तमाम मीडिया वालों का अवाम थन्ना मंडी की तरफ से अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवाम की आवाज़ बार बार एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं, सरकार तक पहुँचाते हैं। आज का ये जो हमारा पूरा मना एहतजाज था, यह इसलिए था कि थन्ना मंडी को साफ पानी दिया जाए। आज 1 घंटे से हम यहाँ एहतजाज कर रहे हैं पूरे अवाम थन्ना मंडी, जिसमें हमारा ख़त्म करने का आज ये सिलसिला हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जनाब तहसीलदार साहब यहाँ आए, हमारे पुलिस के आला कर्मचारी भी यहाँ पहुँचे, हमारे चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वो भी यहाँ पहुँचे, थन्ना मंडी की आला शख्सियत वो भी यहाँ थे। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि हमने डिश साहब से बात कर ली है, एक्शन खुद आएगा और ये डगवेल का पानी अवाम थन्ना मंडी को पीने के लिए मसर करवाएगा। शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के सुरमकोट में आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत म्युनिसिपल कमेटी द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वहीं म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट ने मीडिया से बात करते हुए म्युनिसिपल विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया और उनके कामों का भी सराहा। ये दिखाते हैं ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। उसी के तहत सुरकोट नगर पालिका का भी एक अभियान बड़ी जोरों शोरों से चल रहा है, जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी बड़ी अपनी जी जान लगाकर काम कर रहे हैं और उनकी यही कोशिश रहती है कि हमारा जो सुरकोट का एरिया है वो साफ़ सुथरा रहे। जितनी सफाई रहेगी उतना ही भारत जो है वो मजबूत होगा। और हम अपनी तरफ से हमने ये दिए हुए हैं, डस्टबिन दिए हुए हैं, जिसमें एक लिक्विड का गन डाला जाता है और एक सॉलिड का गन डाला जाता है। और हमने गाड़ी भी लगाई है जो कि जगह जगह से लिफ्ट करती है और डंपिंग यार्ड में डालती है। वहाँ पर इसका सेग्रीगेशन होता है और फिर हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा जो है सुरकोट का एरिया वो जितना स्वच्छ रहेगा उतना ही हमारा एरिया जो है स्वस्थ रहेगा। तो हमारे जितने भी ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने बड़ी जी जान अपनी लगा दी है। कोविड के दौर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और हमारी यही
प्राथमिकता रहेगी कि हम जी जान लगाकर इस अपने एरिया को सफाई और सुथरा रख सकें। आइए दिखाते हैं आपको 60 साल के नौजवान की साहस और जुनून से भरी कहानी राजेश पादा से, जिन्होंने कई अवार्ड और मेडल्स खेलों की दुनिया से अपने नाम किए। इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, पर इनका गठीला शरीर, जोश और जज्बा देखकर बहुत लोग प्रेरित होंगे। इस उम्र में ऐसा जज्बा कुछ कर दिखाने का तो काबिले तारीफ है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बड़ा आज ह्यूमड सा मौसम है और ये मीडिया वालों से मैं बड़ा इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने 2-4 दिन पहले मेरे को यहाँ पे दौड़ते देखा था और इन्होंने मेरे को रोका और कहा कि आप इतना अच्छा, आप कैसे दौड़ते हैं इतना अच्छा। तो मैंने इनको कुछ 2-4 छोटे मोटे टिप्स बताए। तो फिर उन्होंने कहा हम आपके लिए एक छोटा सा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बनाएंगे और हम चाहते हैं कि लोगों को आपके बारे में पता लगे। तो आज वो दिन आ गया है और मैं इनसे मिला। मेरा नाम राजेश पादा है, मैं जम्मू का ही रहने वाला हूँ, रादर मैं गांधीनगर में रहता हूँ और मेरा अपना बिज़नेस है। और अभी मैं आपको, मेरी जो एज है, मैं इस समय 1958 बॉर्न हूँ और मेरी एज इस समय 63 रनिंग है। और मेरी जो फ़िटनेस का राज जो है, वो फ़िटनेस का राज ये है कि तकरीबन मुझे अब 10 साल दौड़ते हो गए। उससे पहले मैं एक जैसे आम शहरी होते हैं, मैं उन्हीं की तरह ही था। सुबह कभी कभार सैर कर लेते थे और सैर के बाद थोड़ा बहुत जो भी घर में होता था वो खा लेते थे और अपना जीवन जो कि फिर भी अच्छा ही चल रहा था। बट रनिंग का जो है ये मेरा एक अलग सा एक बन गया। और इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि मेरे परिवार का, मेरी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि देखिए, जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपने बच्चों को, अपनी धर्मपत्नी को खूब समय देना पड़ता है। तो उसी में से समय निकाल के जब आप अपने ऊपर समय लगाते हो तो आपको थोड़ा सा उनको भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और इसमें मैं अपने फैमिली का बड़ा ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे दौड़ने का मौका दिया। अब दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने दौड़ना शुरू कैसे किया। मेरा बेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ये 2011 की बात है, जुलाई अगस्त महीने की बात है रफली। तो वहाँ पे एयरटेल ADHM, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन होने जा रही थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा आप भी दौड़ लो। मैंने कहा भैया मैं तो सिर्फ सैर करता हूँ, तो ये तो 21 किलोमीटर है। तो बेटे ने कहा नहीं आप कर लोगे। उसने मेरे को मेरा वो फॉर्म भर के तो उसने मेरे को वहाँ पे रजिस्टर कर दिया और वो दौड़ थी नवंबर के महीने में 2011 में। मेरे पास कुछ 1 आधे महीने का समय था। अब देखिए, थोड़ा सा इसमें एक प्रेस्टीज इशू भी आ जाता है कि आपके बेटे ने बोला है और आपको करना है। तो मैंने कोशिश शुरू की। आप यकीन मानिए, जब मैं पहले दिन दौड़ा मैं 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सका और मेरी सांस पूरी तरह फूल गई। मैंने कहा भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है, 21 किलोमीटर तो करके होंगे। पर ऊपर वाले का कर्म है, ऊपर वाले ने शक्ति दी मेरे को और मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। और जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस शुरू होती चली गई, देखते 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 समय बीतता गया। वो दिन आ गया, मैंने अपनी एयर टिकट करवाई, मैं दिल्ली पहुंच गया। अब जब मैं दिल्ली पहुंचा हूं तो उस समय सुबह के करीब 5:15 हो गए। वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होती है। वहाँ मैंने लोगों का जमघटा देखा। मैंने कहा भाई मैं किस दुनिया में हूँ और ये तो एक अलग सी दुनिया है भैया। और मेरे को वहाँ बड़ी अच्छी मोटिवेशन मिली कि भाई दौड़ना तो चाहिए। ये देखो कितने लोग दौड़ रहे हैं रंग बिरंगे कपड़े पहन के। और मैंने भी अपना स्टार्टिंग लाइन पे आ गया और जैसे ही उनका बड़ा सा क्लॉक था, जब स्टार्ट हुई रेस, तो मैंने एक ही भगवान को हाथ जोड़ के भगवान से दुआ मांगी कि मेरी ये रेस 2 घंटे में हो जाए। उसका ब्रेक इवन टाइम था 3 घंटे। अब देखिए, इंसान के अंदर इतनी वो भूख और वो है कि वो चाहता है कि पहले तो वो चाहता है पूरी हो जाए, फिर वो चाहता है कि और थोड़े समय में पूरी हो जाए।
अब इसमें क्या हुआ, मैंने रेस शुरू की और मैंने दौड़ना शुरू किया। मैंने तरह तरह के लोग, कोई मेरे को विश कर रहा है, किसी को मैं विश कर रहा हूँ, बिकॉज हम सारे अननोन थे एक दूसरे को। और मेरे को ये जो दौड़ने की कोऑर्डिनेशन रनर्स में है, दिस इज़ समथिंग मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस कहता है दिस इज़ एक्सीलेंट। मतलब ऐसा कोई और है ही नहीं कि ये जो दौड़ना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, जब भी आप एक समूह के साथ जुड़ते हो, किसी के साथ भी आप करते हो, तो वो आपके साथ इतना ज़्यादा आपके क्लोज हो जाता है कि आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने घर वाले उसके इतने क्लोज नहीं होते। इसके अंदर एक ऐसा मैस्मरिज्म है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या हुई कि हमने दौड़ना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से कंक्लूड करूँगा। मैं दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते मैं दूर से देखा, वहाँ पे टाइम 1 घंटा 56 मिनट का बड़ा सा क्लॉक चल रहा था। अब मेरे मन में था कि 2 घंटे में करनी है। वो डिस्टेंस कोई थोड़ा ही रह गया था, कोई 100-150 मीटर। मैंने कहा भाग राजेश भाग, और मैं भागा और मैंने जो फिनिशिंग लाइन थी 1 आवर 58 मिनट और 27 सेकंड में पूरी कर ली। और जो मेरे मन की इच्छा थी कि मैं 2 घंटे में सब 2 आवर्स करूँगा, मैंने अपनी पहली दौड़ सब 2 आवर। और वो मेरी जो ज़िंदगी का सबसे एक अनमोल दिन था जब मैंने हिंदुस्तान का झंडा पकड़ा था और लोग झंडे को सल्यूट करते थे। और उन्होंने यहाँ तक कुछ लोगों ने इमोशनल मेरे को कर दिया बोल के कि हम उस माँ को भी सलाम करते हैं जिसने आपको पैदा किया है, और ये झंडा लेके आप दौड़ रहे हो, यू आर ए वंडरफुल मैन। का मैं कोई वंडर नहीं हूँ, ये ऊपर वाले का कर्म है। ऊपर वाला जब शक्ति आपको देता है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इस करके मेरे लिए दौड़ना अब दौड़ना नहीं है, ये मेरे लिए मेडिटेशन है। अब मेरे साथ काफ़ी लोग लगे हैं, मैंने बड़े लोगों को सिखाया है। तकरीबन मुझे 10 साल दौड़ते हो गए हैं और मेरे साथ तकरीबन कोई, मैं ज़्यादा नहीं बोलता, 300-400 रनर तो जम्मू के हैं जो मेरे साथ अभी दौड़ते हैं और रनिंग अच्छी करते हैं, और वो भी खुश हैं। उनका भी लाइफस्टाइल पूरा बदल गया और उसके साथ मेरा भी लाइफस्टाइल बदल रहा है। और दिन दिन ये जो एज है, दिस इज़ जस्ट ए फिगर। ये आप मेरी पूरी सुन के आपको पता लग ही रहा होगा कि एज एक जस्ट फिगर है। एज का कोई ऐसा नहीं है, हर कोई कुछ भी कर सकता है। जय हिंद, जय भारत। किसान एक्शन कमेटी द्वारा की गई एक पत्रकार वार्ता, उनका कहना था सेना द्वारा उधमपुर में उनकी जमीनों को सेना ने किराए पर लिया है। उन जमीनों को लेकर रक्षा मंत्री द्वारा खरीदने के आदेश जारी किए थे, परंतु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले का कोई हल किया जाए। मेरा नाम राकेश कटोरिया है। मैं फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट में रह चुका हूँ, और आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है कि पिछले 70 साल से हम लोगों की ज़मीनें जो हैं वो आर्मी के अंडर हैं, और हम उनको ये कहते हैं कि हमें कंपनसेशन दे दो या हमें अपनी ज़मीनों में काम करने दो, जो कि हम ना तो हम काम कर रहे हैं, बच्चे हमारे अनएम्प्लॉयड हैं, और ना ही हमें एक कंपनसेशन दिया जा रहा है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट, अपने जो बच्चे हैं अनएम्प्लॉयड हैं, उनको हम लोग जैसे ही डिफेंस स्टेट ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट्स गए तो उन्होंने कुछ क्वेरीज रेज करके तो इसको वापस रेवेन्यू के पास भेज दिया कि ये क्वेरीज जो हैं इनको आप क्लैरिफाई कीजिए और हमें वापस भेजिए। अब हम ये कहते हैं कि इसको कम से कम थोड़ा तेज़ी से करिए कि जो हम 70 साल से वेट कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर ये टाइम हमें दोबारा उसी तरह गुजारना पड़े जैसे हम पहले गुजारते आए। तो उसी लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसीलिए की कि हमने आज एक डेपुटेशन डीसी साहब से भी हमने गए थे वहाँ, हमने वहाँ भी एक मेमोरेंडम दिया इसी मसले में कि आप पर्सनली इंटरवीन कीजिए इसमें, और इसमें देखिए कि कितनी जल्दी आप हमारा मसला सुलझा सकते हैं, क्योंकि अभी तो दिल्ली दूर है। अभी तो हम लोग स्टेट से निकलेंगे तो उसके बाद एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स दिल्ली पहुंचेंगी, सेक्रेटरीट में पहुंचेंगी। अगर हम लोग यहीं से नहीं बाहर निकलेंगे तो यहीं पे हम घूमते रहेंगे तो हम सेक्रेटरीट में कब पहुंचेंगे या दिल्ली में कब पहुंचेंगे, जहां से हमें प्रिंसिपल अप्रूवल आएगा कि भाई हाँ जी आप एक एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कीजिए, और जो जेन्युइन लोग हैं, जो राइटफुल ओनर्स हैं, जिनके पास कॉपीज़ ऑफ इनहेरिटेंस रिकॉर्ड है, उनको आप अपना जो कंपनसेशंस हैं अकॉर्डिंगली डिसबर्स कीजिए।
कुल मिला के अगर ये कहा जाए तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उसकी लापरवाही ये है, जिस वजह से अभी तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पेंडिंग पड़े हुए। रेवेन्यू ये बड़ा हार्श हो जाएगा ये कहना कि लापरवाही भी नहीं है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, डेलिबरेटली नहीं कोई करता है, ये है कि अनजाने में हो जाती है। जब अनजाने में कोई चीज़ हो जाती है तो उसको फिर क्लैरिफाई करना थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। हम इसी मसले में हैं कि जो टाइम कंज्यूमिंग है उसको कट शॉर्ट कीजिए। जम्मू में और एमपी जुगल किशोर ने सेक्टर नंबर 1 नानक नगर जम्मू का दौरा किया और जायजा लिया बारिश की वजह से हुए नुकसानों का। म्युनिसिपल कमेटी संभल के चेयरमैन जहांगीर अहमद ने की प्रेस वार्ता। अर्बन लोकल बॉडी के एम्प्लॉयज को लेकर मीडिया से बात करते हुए दी जानकारी। ये एम्प्लॉय पिछले 15-20 सालों से काम कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार ऐसे एम्प्लॉयज के साथ इनजस्टिस कर रही है और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि इन एम्प्लॉय पर रहम किया जाए और इन्हें भी नौकरियां दी जाए। जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता बशीर अहमद खान की ये रिपोर्ट। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि 2000 से लेके जो भी चाहे अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपल हो या म्यूनसिपल काउंसिल हो या एसएमसी हो, जहाँ पे भी 2000 में जो मुलाजिम लगे हैं उनकी नई तरह से एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं मानता हूँ कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि अगर वो 20-21 साल से वो तनख्वाह ले रहे हैं तो आज कैसे वो इलीगल हो गए। तो इसी वजह से आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि मैं अपनी तरफ से गुजारिश करूँगा अपने एलजी साहब को कि ये एक ही हमारी वैली के लिए क्यों रखा गया। इसमें तो जम्मू भी आता है, इसमें तो लेह लद्दाख भी आता है, उनके लिए क्यों नहीं है। अगर हम देखा जाए तो जो 21 साल से जो मुलाजिम सैलरी ले रहा है गवर्नमेंट की, तो 21 साल से वो कैसे अभी तक 21 साल से वो कैसे अभी तक जो क्लियर था वो, तो आज वो गलत हो गए, आज वो बैकडोर एंट्री हो गई। तो मेरी एक ही गुजारिश है हमारे अपने एलजी साहब से और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से धीरज गुप्ता सर से कि ये जो बार बार यहाँ वेरिफिकेशन हो रही है, तो इसमें एक ही अब चीज़ बचा हुआ, अब एक ही कोई डिसीजन एक ही दिन ले जाए कि इनके लिए ठीक हो जाए वो, क्योंकि इनके बच्चे हैं पिछले 20-25 सालों से ये सैलरी ले रहे गवर्नमेंट की। मेरी तरफ से एक ही गुजारिश है, और हमारी जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है J&K की, मैं एक सीनियर मेंबर भी वहाँ पे हूँ, मैं अपनी तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से भी एक गुजारिश कर, हमारे चेयरमैन साहब इकबाल साहब है, उससे भी हमने बात की। जो आने वाले दिन हैं हम कोशिश करेंगे, हम प्रेस कॉलोनी भी इनके लिए जाएंगे, क्योंकि अब जो भी हुआ आज से 20 साल 25 साल पहले जो हुआ, तो आज हम वो अगर वो दोहराएंगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है। अगर एक मुलाजिम की 20-20 25-25 लाख रुपया लोन है जो उनने बैंक से लिए, अगर आज के डेट में आप उनको निकालेंगे तो वो लोन कौन देगा? उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद, उनकी जो फैमिली है वो बर्बाद हो जाएगी, वो तो सुसाइड करेंगे बेचारे। तो मेरी तरफ से एक ही गुजारिश है अपने एलजी साहब से कि इस पर अच्छी तरह से गौर फरमाए, और अच्छी तरह से अगर आप वेरिफिकेशन भी कर रहे हो तो लेकिन वेरिफिकेशन वो होनी चाहिए कि ये कोई बैकडोर एंट्री नहीं हुई है। आज की डेट में ये बैकडोर एंट्री जो पिछले में वो ईओ बने, सेक्रेटरी बने हैं, आधे तो इनमें रिटायर हो गए हैं, जो उस टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेटर उनने लगाए, आधे तो रिटायर हुए थे। अब आज के डेट में कहते हैं कि इलीगल है, कोई इलीगल नहीं है, सब लीगली हैं, हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये कोई इलीगल नहीं है, लीगल मुलाजिम। जम्मू के क्रिस्टन ग्रेवयार्ड सरवाल में अमानिया एनजीओ और वी केयर टीम द्वारा प्लांटेशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें पेड़ लगाए गए ताकि अपने पर्यावरण को साफ रखा जाए। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाएं हम। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लांटेशन ड्राइव, देखिए प्लांटेशन ड्राइव जो है आज कल के दौर में देखा जाए तो इट इज़ नीड ऑफ द आवर। आजकल के ज़माने में प्लांटेशन ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लोग इस तरफ ध्यान देते नहीं हैं। हर कोई अपने अपने कामों में इतना उलझा हुआ है कि एनवायरनमेंट की तरफ कोई भी ध्यान देता नहीं। 5 जून को एनवायरनमेंट डे होता है, उस दिन भी लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। उसके अलावा इस बात को देख के मुझे इतनी खुशी हुई जब इन्होंने बुलाया मुझे वी केयर एंड अमानी एनजीओ ने, कि अभी भी कुछ एनजीओज़ ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट डे के अलावा, जैसे आम दिन है आज, इन्होंने आज के दिन के लिए ये टाइम निकाला, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है सरवाल कॉलोनी में, यहाँ पे प्लांटेशन ड्राइव के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने इंतज़ाम किया। तो मेरे ख्याल से ये एनवायरनमेंट को अगर बरकरार रखेंगे तो ये वापस हमारे पास आएगा कुछ ना कुछ और बेहतर चीज़ें लेके, क्योंकि पेड़ पौधों से, हरियाली से, ग्रीनरी से सबसे ज़्यादा अगर किसी को बेनिफिट मिलता है तो वो है ह्यूमन लाइफ को, मानव जाति को। तो
दोस्तों, अगर मानव जाति को ह्यूमन लाइफ को बेनिफिट चाहिए तो पहले ह्यूमंस को ह्यूमन आउटलुक और ह्यूमन अप्रोच रखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये जो NGOs ने कोलैबोरेशन किया है यहाँ क्रिश्चियन बिरादरी के साथ, ये एक ह्यूमन अप्रोच है, ह्यूमन आउटलुक है, और इसका जो है हर्जाना और इसका जो बेनिफिट है, इसके एडवांटेज है या इसका रिज़ल्ट है, प्रोग्रेस है, वो कुछ ही दिनों में नहीं, कुछ महीनों में जब ये पौधा, जब ये जो आज प्लांट लगाया है, जब ये पनपेगा, पौधा बनेगा, फिर ये पेड़ बनेगा, फिर कभी ये फल लाएगा, कभी ये छाया देगा, कभी ये ऑक्सीजन देगा, तो हर चीज़ में इसका बेनिफिट ह्यूमन लाइफ को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आई होप कि ऐसे इनिशिएटिव ये जो NGO है आगे बढ़ाते रहें और हर जगह, ना सिर्फ यहाँ, हर जगह ये काम चलता रहे, सो दैट कि एनवायरनमेंट जो है, हमारा जो ग्लोब है, जो हमारी अर्थ है, नेचर अर्थ जिसको मदर अर्थ कहते हैं, उसको बेहतरी मिले और वो बेहतरी में ही वापसी में भी हम ह्यूमन लाइफ को बेहतर दे सकें। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 JK न्यूज़ ब्रेक।